जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम जीके में। आज की इस वीडियो के माध्यम से आरपीएफ एग्जाम के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, जिसे नटराज की मूर्ति कहा जाता है, ये नटराज की मूर्ति किस स्थान पर पाई गई थी? लोथल में, रंगपुर में, हड़प्पा में या फिर मोहनजोदड़ो में? तो नटराज की मूर्ति जो कि हड़प्पा में पाई गई थी, राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? इसे विहार कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है, चैत्य कहा जाता है या फिर ग्रह कहा जाता है? तो जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं इसे विहार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा होती है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। अक्सर यहाँ पर चैत्य पूछ लिया जाता है कि चैत्य किसे कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया जाता है, यानी कि बौद्ध धर्म में पूजा के लिए जिन गुफाओं का निर्माण किया जाता है उसे चैत्य उन गुफाओं को कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रारंभिक चेर वंशीय चेर डायनेस्टी राजाओं ने किन राजाओं पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल, बंगाल और उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात? तो प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया था। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है? ये इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है, फ्रांकोइस बर्नियर के द्वारा लिखी गई है, फैन सॉन्ग के द्वारा लिखी गई है या अल ब्रूनी के द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर पूछा जाता है कि वैन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अब रिहला की बात हो रही है, तो रिहला यहाँ पर जो कि इब्न बतूता के शासनकाल में लिखी गई थी। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है, माफ़ कीजिएगा, शासनकाल इनका नहीं था, इनके द्वारा लिखी गई है। इब्न बतूता के द्वारा रिहला नामक पुस्तक लिखी गई है, जो कि उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को के निवासी थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? सम्राट शेरशाह सूरी, सम्राट अकबर, औरंगजेब या सम्राट हुमायूं? तो यहाँ पर कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों का नेटवर्क का निर्माण किया था, यानी कि जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, और ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड कहा जाता है, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इस सड़क का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन कालीन वस्तु कलाकृतियां हैं मुगल काल की, ब्रिटिश काल की, दिल्ली सल्तनत की या फिर सिख काल की? तो इसका इम्पोर्टेंट उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये मुगल काल की कलाकृतियां हैं। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 में कश्मीर के श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया था। इसे श्रीनगर का ताज भी कहा जाता है। ठीक है, शालीमार गार्डन को श्रीनगर का ताज भी कहते हैं। अगला है, हैदराबाद का अंतिम निजाम या शासक कौन था? अफजल उद्दौला, मीर महबूब अली खान, मीर उस्मान अली खान या नसीर उद्दौला? तो हैदराबाद का आखिरी निजाम या शासक जो कि मीर उस्मान अली खान था। राइट ऑप्शन नंबर सी है। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? 1917 से 1919, 1923 से 1924, 1921 से 1922 या 1914 से लेकर 1915? तो मोपला विद्रोह जो कि 1921 और 1922 के बीच में हुआ था। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोपला जो कि केरल के मालाबार तट पर रहने वाले मुस्लिम किसान थे। ठीक है, और इस विद्रोह के मुख्य नेता अगर पूछे तो मोपला विद्रोह के मुख्य नेता जो कि थे अली मुसलियार थे। अली
मुसलियार इसके मुख्य नेता थे। ये भी ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? तो सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे जो कि 16 अगस्त, ये डेट याद रखेंगे आप लोग, 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या लोकसभा अध्यक्ष के प्रति? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान है। ठीक है, और संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा इन तीनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो कि उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा। अगला है, इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? पीसी महालनोबिस को, जवाहरलाल नेहरू को, जमुनालाल बजाज को या घनश्याम दास बिरला को? तो इनमें से पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से शुरू हुई भारत में, और पंचवर्षीय योजना का मुख्य वास्तुकार जो कि पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड यहाँ पर इसका पूर्ण रूप पूछा गया है। कई बार इसका स्थापना दिवस भी पूछ लेता है कि कब स्थापना हुई थी। तो नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी स्थापना जो कि 12 जुलाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई 1982 को ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र के विकास बैंक के रूप में की गई थी। ये ध्यान रखेंगे, राइट ऑप्शन बी है। अगला है, किसी ऋण के लिए समर्थक प्रतिभूत जमानत राशि क्या होती है? तो जमानत राशि ऋणदाता की एक देयता होती है, ऋणदाता के स्वामित्व वाली संपत्ति होती है, कर्जदार की परिसंपत्ति होती है या कर्जदार की एक देयता होती है। तो किसी ऋण के लिए समर्थक प्रतिभूत जमानत राशि जो कि कर्जदार की परिसंपत्ति होती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होता है, जिसके बदले वो बैंकों से ऋण लेता है ये जमानत राशि को बताकर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन सी आकाश गंगा है? भंवर आकाशगंगा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा, वर्गो स्टेलर स्ट्रीम या ट्रायंगुलम आकाशगंगा? तो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक जो कि एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स होता है? पूर्णिमा के दिन, प्रथम क्वाड्रेचर के दिन, तृतीय क्वाड्रेचर के दिन या फिर अमावस्या के दिन? तो आपको बताना है कि प्रथम चंद्र ग्रहण कब होता है इनमें। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है यह प्रश्न है साथियों। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चंद्र ग्रहण जो कि हमेशा पूर्णिमा की रात होता है। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला है, ओस बनता है ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से, रात में आकाश का बादल से ढकना, पृथ्वी की सतह से वायु के ठंडे होने पर या बारिश होने से हवा बहुत शुष्क होने के कारण। तो ओस किस कारण बनता है? तो जब वायु का तापमान ओसांक से नीचे गिर जाता है तो वायु में उपस्थित जलवाष्प का संघनन होता है और वह छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरती पर स्थित पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाती है। इसे ही ओस कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठंडी सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने के कारण ओस बनता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
जाम्बेंजी नदी पर, नाइजर नदी पर, नील नदी पर या फिर कांगो नदी पर। तो अफ्रीका में स्थित विक्टोरिया जलप्रपात जो कि आपका स्थित है ये जाम्बेंजी नदी पर स्थित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो इसकी ऊंचाई 355 फीट या 108 मीटर ऊंची है और यह एक प्राकृतिक जलप्रपात है। कैसा है? तो प्राकृतिक जलप्रपात है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? ब्राज़ील, भारत, कनाडा या रूस? तो सबसे छोटा इनमें क्षेत्रफल के अनुसार जो कि आपका भारत ही है। ठीक है, सबसे पहले रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चीन है, उसके बाद अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, उसके बाद भारत है। तो भारत यहाँ पर होगा, राइट ऑप्शन बी इसका है। अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, असम है या फिर उड़ीसा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल की सीमा जो कि सिक्किम से जुड़ी हुई है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है के रूप में जाना जाता है? तो ये असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। कुमाऊं हिमालय की बात करें तो कुमाऊं हिमालय जो कि सतलज व काली नदी के बीच में स्थित है। पंजाब हिमालय जो कि सिंध व सतलज नदी के मध्य है। और नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय जो कि आपका काली व तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? गंगोत्री, त्सो, लामो झील, मानसरोवर झील या गोमुख? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम इनमें से मानसरोवर झील तिब्बत से होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? महानदी पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर या फिर कावेरी नदी पर? तो अलमट्टी बांध जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है और इसका निर्माण जो कि कृष्णा नदी पर किया गया है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो कि 524.26 फीट है। कितनी है? तो 524.26 फीट है और ये कर्नाटक के बीजापुर जिले में है और कृष्णा नदी पर है, ये ध्यान रखेंगे। अगला, निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पर है? तो ये झारखंड राज्य में है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य नंबर 2 पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य नंबर 3 पर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल जो कि नंबर 4 पर है। तो सबसे ज़्यादा कोयला भंडार जो कि झारखंड राज्य में है। झारखंड का झारिया जो कि कोयला क्षेत्र बृहत्तम कोयला भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे ज़्यादा कोयला जो कि झारखंड के झरिया क्षेत्र से प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 51 या फिर अनुच्छेद 53? तो इनमें से कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान जो कि अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 की बात करें तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 50 के अंतर्गत जो कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। तो राइट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 15 में? तो अनुच्छेद 17 भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वहीं पर
अगर बात करें कि सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी जो कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत प्रदान की गई है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत या फिर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया है, संविधान के भाग 4 में किया गया है और 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद इस बारे में दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा के पास, चुनाव आयोग के पास, प्रधानमंत्री के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अगर कोई विवाद हो जाता है, उस पर जो आखिरी फैसला लेने का अधिकार होता है वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय को होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, भारत की जनता द्वारा? तो भारत की जनता द्वारा तो नहीं किया जाता है, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। और राज्यसभा में अधिकतम जो कि 250 सदस्य होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे कितने सदस्य होते हैं, तो 250 सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। तो राष्ट्रीय सरकार का चयन करना सही है, कानून बनाने का कार्य करना ये भी सही है, सरकार को नियंत्रित, मार्गदर्शित और सूचित करना ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना, जो कि भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी इसका होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? तहसील स्तरीय पंचायत, ग्राम स्तरीय पंचायत, जिला स्तरीय पंचायत या फिर ब्लॉक स्तरीय पंचायत? तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली जो कि तहसील स्तरीय पंचायत इसमें नहीं आती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है। और पंचायती राज को कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में? तो ये ध्यान रखेंगे 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था, इसके माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है? संस्कृत, बंगाली, संथाली या फिर कोंकणी? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है। इसमें संस्कृत भाषा जो कि एक शास्त्रीय भाषा है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है? मकर संक्रांति को, रक्षाबंधन को, होली को या फिर दशहरा को? तो जनवरी माह में मनाए जाने वाले त्योहार मकर संक्रांति को असम राज्य में माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर दशहरा। तो दशहरा जो कि विजयदशमी के दिन को मनाया जाता है, विजयदशमी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? चरकुला, भरतनाट्यम, कथक या फिर कथकली? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक नृत्य शैली से संबंधित थे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है? जैन एम मित्रा, राज पैलेस, राजभवन चिकित्सालय या जवाहर केंद्र कला? तो राइट ऑप्शन है जवाहर कला केंद्र राजस्थान जो कि जयपुर में स्थित है। यह एक बहुकला केंद्र है, इसे राजस्थान सरकार ने बनवाया है।
करेक्ट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। राजस्थान में जवाहर कला केंद्र की संरचना जो कि 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। अगला है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या फिर पेरिस में? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ठीक है, इसका गठन 1945 में किया गया था। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करें। तो इनमें से पूर्ण रूप किसका गलत दिया गया है? तो सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सही है। सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ये भी सही है यहाँ पर। CHOGM कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज तो ये गलत है। बाकी सिटीज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एडेंजर्ड स्पीसीज तो डी भी सही है। करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ये गलत है। CHOGM यानी कि कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, मिनिस्ट्री नहीं होगा, मीटिंग होगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति कौन सी है? तो भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने के लिए यूरिया समिति का गठन किया गया। भूरिया समिति, माफ कीजिएगा, राइट ऑप्शन नंबर ए है। भूरिया समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, ये क्या है? आर्थिक संघ है, राजनीतिक संघ है, सामाजिक संघ है या फिर मानवाधिकार संघ है? तो राष्ट्रमंडल जो कि भारत सहित कुल 54 देश से बना एक राजनीतिक संघ है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका कभी कभी मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय लंदन में है, ये भी ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है नासाउ किस देश की राजधानी है? बहामास की, बारबाडोस की, विलायस की या बोत्सवाना की? तो नासाउ जो कि बहामास की राजधानी है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कैरिबियन क्षेत्र में स्थित है। अगला रेडियो धर्मिता की SI इकाई क्या है? बेकरल, क्यूरी, फैराडे या रदरफोर्ड? तो रेडियो धर्मिता की SI इकाई जो कि बेकुरल है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। ठीक है, अगला है एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है? स्पीडोमीटर का, टैकोमीटर का, एनीमोमीटर का या फिर क्रोनोमीटर का? तो सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। स्पीडोमीटर की बात करें तो मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर की बात करें तो पवन के वेग का मापन इससे किया जाता है। और क्रोनोमीटर जो कि जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन बी है। गुरुत्व जी के कारण त्वरण क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल है, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, Gm/r²। डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, जी का मान 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है एवोगाड्रो संख्या Na का अर्थ क्या होता है? तो एवोगाड्रो संख्या किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु या 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, और इसी संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो इसमें से कौन सा अर्थ है? तो किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणुओं में परमाणुओं की संख्या, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है
150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण कितना होगा? 50% होगा, 48.2% होगा, 25% होगा या 3% होगा। तो द्रव्यमान यानी कि परसेंटेज सांद्रता निकालने के लिए आपका विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100, ये फार्मूला है, इससे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है विलायक पानी का द्रव्यमान जो कि 150 ग्राम दिया गया है पानी का द्रव्यमान, ठीक है, और चीनी का द्रव्यमान जो कि 50 ग्राम दिया गया है, ठीक है। तो विलयन का कुल द्रव्यमान हो जाएगा आपका 200 ग्राम। अब फार्मूला था आपका विलेय का द्रव्यमान तो 50 है और विलयन का कुल द्रव्यमान 200 है, और इंटू 100 करेंगे तो 100 इंटू 2 आपका आ जाएगा 25, आंसर 25%। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें संयोजी बंध नहीं होंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड में, अमोनिया में, मीथेन में या फिर ऑक्सीजन में? तो मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2 में सहसंयोजी बंध नहीं होंगे। इसमें मैग्नीशियम और क्लोरीन जो कि वैद्युत संयोजक बंध बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? तो चपटी कोशिकाएं जो कि सल की उपकला में होती है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मेरिस्मेटिक ऊतक जो कि पशु ऊतक प्रकार नहीं है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।